प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 11 साल पूरे कर लिए हैं। बीजेपी का कहना है कि 26 मई 2014 को शुरू हुई ये यात्रा सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के मंत्र पर आधारित रही। इन वर्षों में भारत ने आर्थिक, सामाजिक और वैश्विक मंच पर उल्लेखनीय प्रगति की है। आर्थिक मोर्चे पर भारत 2014 में 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी पहलों ने निवेश और नवाचार को बढ़ावा दिया, तो वहीं स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जल जीवन मिशन, उज्ज्वला योजना, मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं मील का पत्थर साबित हुईं। विदेश नीति में भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति और वैश्विक मंचों पर बढ़ती साख ने देश को एक मजबूत वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया। 11 साल बेमिसाल। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को दिया मुंह तोड़ जवाब। राम मंदिर का हुआ निर्माण। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया। 3 तलाक को खत्म किया। नया वक्फ कानून बनाया। जातीय जनगणना की तैयारी। एक देश एक चुनाव का प्लान। मैं बड़े गर्व के साथ ये कह सकता हूं कि पिछले 11 साल में मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने भारत की राजनीति की संस्कृति को बदलकर न्यू नॉर्मल, न्यू ऑर्डर को स्थापित किया है। यह सरकार एक असरदार सरकार है, इफेक्टिव गवर्नमेंट। यह सरकार दमदार सरकार है और यह सरकार मजबूत फैसले लेने वाली सरकार है। वर्तमान का दौर भारत का स्वर्णिम काल है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक के बाद एक हर बार, हर काल में, हर कार्यकाल में देश और देशवासियों को जो काम करके दिखाया है, ये भूतो न भविष्यति। जिस प्रकार से देश के लोगों का मानस जोड़ते हुए दुनिया के अंदर भारत की पहचान बनाई है, ये वाकई अद्भुत है। ये केवल नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। तो वहीं कांग्रेस पीएम मोदी के 11 साल के कार्यकाल को विफलताओं से भरा बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि 11 सालों में केंद्र सरकार हर मोर्चे पर फेल रही है। कांग्रेस का ये भी आरोप है कि इन 11 सालों में सामाजिक ताना बाना छिन्न भिन्न हो गया है। लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। पूरे भारत का समता मूलक और समावेशी स्वरूप छिन्न भिन्न हो गया 11 सालों में। हर क्षेत्र में भारत पीछे गया। कहाँ हम सफल रहे इन 11 वर्षों में? मोदी जी ने 11 वर्षों में सिर्फ भाषण दिए हैं। कांग्रेस की योजनाएं जो पूरी हो गई थी, उनके रिबन काटे हैं, उनके उद्घाटन किए हैं। इसके अलावा उन्होंने किया क्या है? बहरहाल 11 सालों से बीजेपी की सरकार पीएम मोदी के नेतृत्व में चल रही है। बीजेपी का दावा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश अंदर से तो मजबूत हुआ ही है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी मजबूत हुआ है और बीजेपी के आने के बाद अब तक के सबसे मजबूत दौर में है और वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। वहीं मोदी देश के सबसे दमदार और भरोसेमंद ब्रांड में तब्दील हो चुके हैं। तो वहीं केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने पर बीजेपी के अभियान पर कांग्रेस के अलग तर्क हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ आगे बढ़ रही मोदी सरकार विकसित भारत के संकल्प को कब तक पूरा कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा 1 पे 11 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डाल दें। मोदी सरकार के 11 सालों में कितना बदला भारत? जनता की उम्मीदों पर कितनी खरी उतरी मोदी सरकार? मोदी सरकार की उपलब्धियों को कितना भुना पाएगी भारतीय जनता पार्टी? मोदी सरकार के 11 साल को विफलता भरा क्यों बता रही कांग्रेस? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में पुनः स्वागत। मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो रहे हैं और इन 11 सालों को भारतीय जनता पार्टी उपलब्धियों और स्वर्णिम सफलताओं के साल बता रही है। अधिकांश राज्यों में इस समय पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो इस
संयोजन को उन्होंने डबल इंजन की सरकारों का नाम दिया। मध्य प्रदेश में भी डबल इंजन की सरकार चल रही है, जिसकी अगुवाई मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार जहाँ है वहाँ एक पर 11 है, और ये 11 साल भारतीय जनता पार्टी कह रही है बेमिसाल है, जबकि कांग्रेस कह रही है कि इन 11 सालों में देश हर मायनों में पीछे गया है। किसी भी सूचकांक को उठा के देख लीजिए, चाहे एजुकेशन का हो, हेल्थ का हो, शिक्षा का हो, अर्थव्यवस्था का हो, रुपए की कीमत का हो, महंगाई का हो, बेरोजगारी का हो, समूचे सूचकांकों पर सरकार फेल है। और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कांग्रेस को सिवाय आधारहीन आरोप लगाने के अलावा कोई काम नहीं है। तो एक पे 11 पर ये 1 to 1 एक द्वंद्व भी है। दोनों के स्टेट्समेंट जो है बिल्कुल डिफरेंट हैं, बहुत बड़ा विरोधाभास है। इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं फिरोज सिद्दीकी जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, अजय धबले जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के, रमेश शर्मा साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। तो फिरोज जी, देश का मौसम फिरोजी है, गुलाबी है, और आप कह रहे हैं कि दावा किताबी है। क्या क्या है? खोखला है, किताबी है, क्या कहेंगे? भी मैं जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है वो मैं आपके पैकेज में देख रहा था। जी जी। मोदी जी बताएं कि जब वो 11 साल की अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं, तो जो जो वो 2014 में कहा करते थे वो क्या सब पूरा हुआ? उन्होंने नारा दिया था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो महंगाई का सूचकांक आप देख लीजिए कि महंगाई के किस चरम पर पहुंच गई है। वो नारा देते थे कि बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो 55 रुपए का पेट्रोल 110 रुपए का हो गया। वो नारा देते थे कि बहुत हुई रसोई गैस की मार, अब की बार मोदी सरकार। 450 का सिलेंडर जो है वो 900 पे पहुंच गया। यही मोदी जी कहते थे ना। वो कहते थे कि मैं लाल आंख दिखाऊंगा चाइना को। उनके दोनों सांसद अरुणाचल के और लद्दाख के दोनों ने कहा कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। मोदी सरकार तो लाल आंख नहीं दिखा पाई। उन्होंने कहा कि अभी ऑपरेशन सिंदूर में कि हमने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। राहुल गांधी तो कहते हैं नरेंद्र और सरेंडर। तो वो तो सही बात कह रहे हैं राहुल गांधी। आप कहते थे कि 2022 तक किसानों की आय हम दुगनी कर देंगे, नहीं हुई। आप कहते थे कि हर घर पे हर व्यक्ति के सर पर छत होगी पक्की, ये मैं 2022 तक आप नहीं कर पाए। आप कहते थे कि हम इस देश को निरोगी बना देंगे, वो आपका आयुष्मान कार्ड भी फेल हो गया। और दिक्कत ये है कि अब 11 साल बाद भी इस सरकार को या इनके संगठन को प्रचार करने की जरूरत पड़ रही है इनकी उपलब्धियों की। तो मुझे समझ में नहीं आता, कोहिनूर हीरा लाएंगे, नहीं ला पाए। काला धन लाएंगे, वो नहीं ला पाए। कोविड की हालत में क्या इस देश के सामने एक इमरजेंसी आई कोविड, उसको भी ये सरकार जो है लाशें गंगा में बह गई। और लोगों की ना हालात ऐसे हो गए कि लोग खुद एक एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लोगों को इन्होंने जो है एक एक ऑक्सीजन सिलेंडर, एक एक दवाई के लिए लोगों को जो है परेशान कर दिया और थाली बजवा ली। और देश की जहां तक अब विदेश नीति पर आइए, इनसे पूछिए कि G7 में क्यों नहीं बुलाया हमारे प्रधानमंत्री को। वही बराक ओबामा ने मनमोहन सिंह को कहा था कि मनमोहन सिंह इसी G7 के सम्मेलन में मनमोहन सिंह के लिए बराक ओबामा ने कहा था कि जब मनमोहन सिंह जी बोलते हैं तो सारी दुनिया सुनती है। ये भारत की इज्जत थी। अब आप जो कह रहे हैं, जितनी भी बातें आप कह रहे हैं वो सही है, आपने वैश्विक स्तर पर विश्व गुरु बन गए। तो पाकिस्तान से अभी हमारा जो एक भिड़ंत हुई, उस भिड़ंत में किसी देश ने हमारा साथ नहीं दिया। और तो और किसी ने पहलगाम हमले की जो है घोषणा तक नहीं की कि पूरे देश में, पूरी दुनिया में पाकिस्तान के साथ सारी लड़ाई हो गई। ये आपकी वैश्विक स्थिति है। और जो मुकेश नायक जी कह रहे थे कि आपने जिस तरीके से इस देश का ताना बाना, धर्मनिरपेक्षता, सांप्रदायिक सौहार्द को जिस तरीके से छिन्न भिन्न किया है, वो किसी सरकार ने कभी नहीं किया। संवैधानिक संस्थाओं का जिस तरीके से दोहन किया है, वो किसी सरकार ने नहीं किया। और अरबों खरबों रुपए भाई साहब आप जो है खाद के बोरे पे छपे हैं, आप जो है टिकट पर छपे हैं, पेट्रोल पंप पे आपका होर्डिंग लगा है, हर जगह मोदी जी की तस्वीर है। उसके बाद भी आपको प्रचार की आवश्यकता पड़ रही 11 साल बाद। इसका मतलब ही यही है कि आपसे कुछ हुआ नहीं है।
खाली इधर उधर की बातें कर रहे हैं, ये योजना नल जल योजना, ये योजना वो कर ली हमने, वो कर ली, बस ये बातें कर रहे हैं आप। तो जी, कोई काम तो प्रतिक्रिया आपसे लेता हूं। हुआ नहीं, एक जो आपने इस देश को मील का पत्थर साबित करके दिखाई हो। प्रतिक्रिया लेता हूं। धबले जी। नवीन जी, जी मेरे मित्र फिरोज जी ने बहुत आंकड़े गिनाए, तो मुझे लगता है आज की डिबेट के शुरुआती आंकड़ों से होती हैं। जी जी। तो 1947 से लेकर 2000 तक के कुछ आंकड़े गिना देता हूं। देश में एम्स की संख्या थी 7, 2014 से 24 तक के एम्स की संख्या हुई 22। मेडिकल कॉलेज देश में 1947 से 2014 तक के 387 थे, 2014 से 2024 तक के 706 बने। एमबीबीएस की सीट 1947 से लेकर 2014 तक के 51,000 थी, 2014 से 2024 तक 1,08,848। पीजी की सीट 1947 से 2014 तक के 31,000 थी, 2014 से 2024 तक के 67,800। केंद्रीय विद्यालय देश में 1947 से 2000 तक के 1,090 थे, 2014 से 2024 तक के 1,249 थे। नेशनल हाईवे 1947 से के 2014 तक की 91,000 किलोमीटर था, 2014 से लेकर 24 तक के 1,46,000 किलोमीटर था। मेट्रो देश में मात्र 229 किलोमीटर थी देश के 1947 से लेकर 2014 तक के। आज देश में 1000 किलोमीटर से अधिक की मेट्रो दौड़ती है। 20 बड़ी शहरों में मेट्रो का नेटवर्क है। IIT 16 हुआ करते थे 2014 तक के, आज IIT 23 है। 2014 तक के 13 एम्स आयाम हुआ करते थे, आज 21 है। रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन 21,801 किलोमीटर था, आज 38,650 किलोमीटर है। और नवीन जी ये आंकड़े बताने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि कांग्रेस इस बात को कभी स्वीकार नहीं करी कि एक गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री आता है जो बड़े सामान्य परिवार से हैं, वो देश को विकास के पहिए पर दौड़ाने का जिसने संकल्प लिया है और निश्चित रूप से उस संकल्प की पूर्ति का तो एक नया आयाम भी स्थापित करते जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वो प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इस देश को विकसित भारत बनाने का ना सिर्फ संकल्प लिया है, उस संकल्प पूर्ति के लिए विगत 11 वर्षों से वो प्रण प्राण से लगे हैं। कांग्रेस ऐसी 4 योजनाएं बड़ी गिना दी जिनको ये कहते हैं। हमने देखे कि आजादी के 50 साल के बाद भी देश में हमारे 55 करोड़ लोगों के जनधन के खाते खोलने की आवश्यकता क्यों पड़ी? देश में 11 करोड़ से अधिक शौचालय बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? देश में 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना के घर बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? 15 करोड़ से नल जल के टैप वाटर के कनेक्शन लोगों के घरों तक पहुंचाने की क्यों आवश्यकता पड़ी? ये ऐसी सारी बातें हैं। 11 करोड़ किसान सम्मान लोगों को किसान सम्मान निधि, ये सारे ये मूल आंकड़े हैं जो कहीं ना कहीं बताते हैं कि देश में सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, वास्तविक गरीबी हटी नहीं थी। आज ये आरोप लगाता है कि मोदी जी ने सिर्फ दिखावे की राजनीति करी। और मेरे मित्र फिरोज जी शायद इस बात से वाकिफ नहीं है। फिरोज जी ऑफिशियली भारत को G7 का न्योता आ गया है, प्रधानमंत्री जी ने न्योता स्वीकार कर लिया है। और धन्यवाद है कि ऐसे विपक्ष को जो वो इन्विटेशन आने के पहले इन्होंने हो हल्ला खड़ा कर दिया था कि प्रधानमंत्री जी को न्योता आने वाला नहीं है। तो आपकी जानकारी के लिए कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने ऑफिशियली प्राइम मिनिस्टर को न्योता भेजा है। प्राइम मिनिस्टर हर वर्ष की तरह इस बार भी G7 में पार्टिसिपेट करेंगे। और दूसरा विषय ये आता है कि आज विपक्ष आरोप किस पे लगा है? 2014 तक के इस देश में 683 करोड़ रुपए का डिफेंस प्रोडक्शन होता था जिसका हम निर्यात करते थे। आज 23,783 करोड़ रुपए का डिफेंस का हम निर्यात करते हैं। चालू भारत है। आज हमारा विश्व की अन्य राष्ट्र आज हमारे 400 की जो हमारा एंटी सिस्टम है, जो एंटी डिफेंस सिस्टम है, उसकी बात कर रहा है। आज हमारे जो ड्रोन DRDO ने बनाए हैं उसके बाद थोड़ी ऑपरेशन सिंधु के बाद में तो फिरोज जी के जमाने में वो इंदिरा जी का एक आध योजना अपनी गिना दो आप, इसमें से एक भी आपकी नहीं है। लगा है विकास पे, विकास के नाम अरे एक तो योजना गिना दीजिए धवले जी। जी जी, चलिए मैं प्रतिक्रिया लेता हूं जरा रमेश शर्मा जी से। सर, एक अपने 11 साल को ऐतिहासिक बता रहे हैं और कांग्रेस कह रही है कि क्या है, सिर्फ हमारी जो परिपाटियां थी उन्हीं को आगे बढ़ाया ना, कुछ है नहीं, बस संवैधानिक संस्थाओं को छिन्न भिन्न किया है, धर्मनिरपेक्षता को तार तार किया है। गंभीर आरोप है। देखिए, मोटे तौर पर विपक्ष को चूंकि आरोप लगाना है तो वो आरोप लगा रहे, और ये जो अभी आरोप 11 वर्ष पर लगा रहे हैं वो इससे पहले भी आए थे। लेकिन अगर हम मोदी जी के कार्यकाल को देखें तो इसको 2 तरीके से देख सकते हैं। एक, राष्ट्रनीति में और राजनीति में अंतर होता है। नरेंद्र मोदी जी के जो निर्णय हुए हैं वो कहीं ना कहीं राजनीति उसमें थोड़ी कम है और राष्ट्रनीति ज़्यादा है। इसको अगर हम देखें, भारत के भीतर की स्थिति को अपनी जगह उसको छोड़ दीजिए,
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो कहीं ना कहीं हमारी साख भी बढ़ी है, हमारी धाक भी बढ़ी है, समृद्धि भी हुई है। मोटे तौर पर हम अगर इकोनॉमी की दृष्टि से देखें, अब हम देश दुनिया के चौथे नंबर पर हैं, और जब मोदी जी ने कार्यभार संभाला था तब शायद 10-11वें नंबर पर थे, चौथे पर आए। तो ये हमारी आर्थिक समृद्धि है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात हुई है, जिसका मुझे ज़्यादा प्रसन्नता लगती है, कि हमारा जो इसरो है वो दुनिया के 13-14 देशों के उपग्रह प्रक्षेपित करता है, हमारा इसरो। और उसमें ब्रिटेन जैसा देश भी है जिससे कि हम कभी दास रहे, उसके गुलाम रहे। तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं हमारी, फिर जिस तरीके से आप अगर सुरक्षा की दृष्टि से देखेंगे तो सुरक्षा की दृष्टि से अब हम निर्यातक देशों में हैं। लगभग 100 या 101 चीज़ें हैं जिनको अब हमने आयात करना बंद किया है और हम उसको निर्यातक बनेंगे। ये हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इससे हमारी छवि बनती है। और मोटे तौर पर मंगल के ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर अगर हमारा विमान उतरा है और अगर हम अब सूर्य की भी यात्रा पर हैं तो मोटे तौर पर निश्चित रूप से ये हमारी प्रगति, इस मामले में प्रगति है और इस मोदी जी को इसकी सराहना की जानी चाहिए। दूसरी एक सबसे बड़ी बात है, किसी भी देश की प्रगति होती है कहीं ना कहीं उसके नागरिकों के मनोबल पर। जिस तरीके से सनातन परंपराओं और उसकी संस्कृति के जो मान बिंदु है उनका जो उद्धार, जीर्णोद्धार हुआ है, वहाँ पर जो काम हुए हैं, उसको लेकर के पूरे देश में एक आत्मविश्वास भी जागा है। ये निश्चित रूप से मोदी जी के उसमें है। एक बात के ऊपर जो मैं कहूँगा कि सरकार की नीति तो थी, लेकिन सरकार उस पर थोड़ा सा काम करती तो और ज़्यादा अच्छा होता। मोदी जी ने कहा था कि लोकल पर वोकल रहिए और उसको फिर ग्लोबल बनाएंगे। तो जिस तरीके से आने वाली परिस्थिति पूरी दुनिया की है, हमको लोकल के ऊपर वोकल ज़्यादा करना है। क्लस्टर अगर बना करके क्षेत्रीय उत्पादनों को, वो कुटीर उद्योग, अगर हम उद्योग उस पर सरकार आगे काम करे तो मैं समझता हूँ हमारी अर्थव्यवस्था स्थायी होगी। क्योंकि आने वाला समय अब मशीनें तो पीछे छूट गई, अब AI का समय आ रहा है। AI आप कल्पना कर सकते हैं, अब टीवी के एंकर AI हैं, अब आजकल सीरियल में काम AI कर रहे हैं, डॉक्टर AI हो गए हैं, वकील AI है। ऐसी स्थिति में हमारे नौजवानों के सामने नौकरी का बड़ा संकट आने वाला है और उसको मुकाबला केवल हम कर सकते हैं कुटीर उद्योग से, उसकी प्रतिभा के विकास से, उसके कौशल के विकास से और उसको लोकल के स्तर पर। मोदी जी ने नारा तो दिया था ये, लेकिन इस पर मुझे लग रहा है कि राजनीति से अलग हट करके सामाजिक संगठनों को भी और राजनीतिक दलों को भी स्थानीय स्तर पर हमारी पीढ़ी को बदल करके उसको अपने पैरों के ऊपर खड़ा करना चाहिए, ताकि देश की समृद्धि ये बनी रहेगी। जैसे कि लक्ष्य अगर निर्धारित किए हैं कि 2027 तक वो तीसरी अर्थव्यवस्था और 47 तक विश्व की अर्थव्यवस्था, ये अगर हमने अपने नौजवानों की प्रतिभा को कर लिया। कुछ चीज़ ऐसी होती है नवीन जी जो सुनने में और कहने में हमें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन उनका उसके यथार्थ के पीछे का कारण क्या है। अंग्रेजों ने जो अगर बाल श्रम कानून लेकर के आए थे अंग्रेज, उसके पीछे उनको भारत के लोगों को नौकर बनाना था। आज विज्ञान ने ही साबित कर दिया कि गर्भावस्था से लेकर के 5-6 साल तक बच्चे का विकास हो चुका होता है। तो तब तक वो कोई शिल्प ना कर पाए, कोई कौशल ना कर पाए, इसके वजह से उन्होंने प्रतिबंध लगाया था। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये जो श्रम विकास, बाल श्रम विकास नियम है, उसको बदलना चाहिए और बच्चे कहीं ना कहीं श्रम से उनको जोड़ना चाहिए, कला से उनको जोड़ना चाहिए। और श्रम और कला ही थी जिसके वजह से भारत जो है वो सोने की चिड़िया था। उस आधार पर हमारे उत्पाद थे जो पूरे विश्व में माने जाते थे। फिरोज जी, बोलिए। फिरोज जी, आप चुप हो गए। देखिए, ऐसा है जी कि 55 लाख करोड़ का इस देश पे कर्ज था जी। 1,55,000 करोड़, 55 लाख, 1,155 लाख करोड़ हो गया। व्यापार घाटा हमारा बढ़ ही चुका है, ये भी मैंने इनको बता दिया। उसके बाद जीडीपी जो थी, मनमोहन सिंह जी 8 पे छोड़ के गए थे, साहब 6 से ऊपर नहीं ले जा पा रहे, वो 10 की और 15 की बात किया करते थे। ये सब 2014 की बातें हैं, इसमें से एक भी बात वो नहीं कह पा। राम मंदिर क्या भारतीय जनता पार्टी ने बनाया? सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया राम मंदिर। भारतीय जनता पार्टी नहीं होती तो ये सुप्रीम कोर्ट 20 साल पहले ही राम मंदिर का निर्माण करवा देता। अब आप आ जाइए, ये पहली सरकार है जिसके कानून संसद में बनते हैं, वो बाद में प्रधानमंत्री को माफी मांग के वो कानून वापस लेना पड़ते हैं। ये स्थिति है इस सरकार की। जो कानून ये बनाएंगे वो जाके सुप्रीम कोर्ट में लटक जाता है। और जितनी भी बातें ये आंकड़ेबाजी के खेल खिला रहे थे, इसरो क्या मोदी जी ने बनाया? मार्स पे क्या मोदी जी ने पहुंचाया था हमारा यान?
आप बताइए ना, डीआरडीओ क्या मोदी जी ने बनाया है? अभी जो ब्रह्मोस मिसाइल ने जो पाकिस्तान की जो हवाई पट्टियों की धूल निकाल दी उनकी, वो 1987 में मिसाइल प्रोग्राम राजीव गांधी का चालू किया था और मनमोहन सिंह जी ने उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था और वो ब्रह्मोस मिसाइल ने ये हाल किया। अब आप कहते हैं डिफेंस का बजट हमने इतना बढ़ा दिया। भाई साहब, मैं तो कुछ नहीं कहता, लोग कह रहे हैं कि 2 लाख जो है सैनिक नहीं है हमारे पास, 1,000 हमारे पास कॉम्बैट एयरक्राफ्ट नहीं है। खुद जो डेसू जिसकी आप बात कर रहे हैं, राफेल की, उसी कंपनी ने कह दिया कि मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। तो आप बताइए ना, ये हम थोड़ी कह रहे हैं। और आप पीछे सेना के छुप जाएंगे कि ये सेना ने किया, वो किया। पूरे जितने भी हमारे पड़ोसी देश थे, नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, चाइना है, भूटान है, म्यांमार है, सारे देश हमारे खिलाफ हो गए। कोई भी देश आज हमारे साथ नहीं है। ये मोदी जी ने स्थिति की है। बताइए आपने जो 2014 में कहा था 1 2 3 4 5, आपने कौन सी चीज पूरी कर दी? पूछ लेता, आंकड़ेबाजी का पूछ खेल लेता, हमको मत बताइए, क्या पूरा कर दिया? समझदार है, पूछ लेता। आप तो 5 चीजें बताओ। आपने बताइए 5 चीजें बताइए। 11 साल में 5 चीजें बताइए धबले जी। का क्या हुआ बताइए? आपने पत्र क्यों भेजे पाकिस्तान को? क्यों सरेंडर किया आपने? सुन लीजिए, सुन तो लीजिए, सुन लीजिए। देश में स्वतंत्रता के बाद में 2014 को क्यों आना पड़ा? 55 करोड़ जनधन के खाते खोलने के लिए। उन जनधन के खातों के माध्यम से डीबीटी जो वास्तविक लाभार्थी है उसको लाभ पहुंचाया गया। शर्म करिए आप। और भुखमरी के इंडेक्स में हम 111वें नंबर पे। सुन तो लीजिए। फिरोज जी गरिमा रखिए। डिबेट की गरिमा है। सुन आपको झूठ फिरोज जी, सुन लीजिए। फिरोज जी, मैंने बोला तो सुन तो लीजिए। की बात की थी, सुन लीजिए। आपने विदेश नीति की बात की थी। आपको पता होगा, शायद आप पार्लियामेंट्री डिबेट उठाकर देख लीजिए, नेहरू जी के प्रस्ताव के विरोध में 100 देशों ने, और ये ऑन रिकॉर्ड आंकड़ा है, 100 देशों ने भारत के वोटिंग किया था। तो ये आप हम सभी नहीं कहते। आज भारत उस वैश्विक स्थिति में आ गया है कि हमें हमारे देश की अर्थनीति क्या रहेगी, हमारे देश की विदेश नीति क्या रहेगी, हमारे देश की डिप्लोमेसी कैसे गवर्न करेगी। आप देखेंगे कि भारत और पाकिस्तान के नंबर ऑफ टाइम वॉर हुई है, लेकिन पहली बार इंडस वाटर ट्रीटी को अभ्यास में डालने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। एक तरफ हम सब्जी का भी करते हैं, एक तरफ हम डिप्लोमेटिक स्ट्राइक भी करते हैं। फिरोज जी, आपको आपके देश पे, आपके देश के नेतृत्व की गर्व होना चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री कोई भी रहे, लेकिन वो जब देश की बात करते हैं तो आपका हमारा सबका प्रधानमंत्री होता है। राहुल गांधी जी कहते हैं इंटरनेटी कॉन्फ्लिक्ट को हाल करने के बाद सोचिए आज भारत बड़ा बन रहा है। भारत विश्व को दिशा देने का काम कर रहा है। कोविड की स्थिति, बड़े बड़े अनेक राष्ट्र जिनकी अपनी अपनी मेडिकल एक्सपर्टाइज थी, वो भी कोविड का वैक्सीन इतने कम समय में नहीं बना पाए, लेकिन हमने 200 करोड़ से अधिक डोसेज पर एडमिनिस्टर किया। 100 से अधिक देशों को वैक्सीन के तहत डोसेज भी प्रोवाइड की। तो मुझे लगता है भारत के प्रति इतना दुराग्रह मत रखिए। हमारा देश बलशाली है, समृद्धशाली है, और ऐसे समृद्धशाली नेतृत्व के साथ में आगे बढ़ रहा है, जहां हम विश्व की 2047 में विकसित भारत बनेंगे। लेकिन देश को एक सशक्त विपक्ष की आवश्यकता है। तो राहुल गांधी जी से और आपसे आग्रह है कि देश के प्रति सोचिए। कांग्रेस देश की सत्ता में आए ना, ये अलग विषय है, लेकिन देश के प्रति यदि प्रेम रखेगा तो कभी ना कभी देश की जनता आपको प्रेम करेगी। जी, अंतिम प्रतिक्रिया के साथ सर चर्चा समाप्त करूंगा। जद्दोजहद है, कांग्रेस पूरी तरह से विफल बता रही है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि देश की जनता लगातार मोदी जी के कार्यकाल को अपना अभिमत दे रही है। उनको अब 3.0 तीसरे कार्यकाल के लिए, और वो 2029 की भी तैयारी दिख रही है कि मोदी, भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री होंगे। तो एक तरफ सिरे से खारिज है मोदी सरकार की राजनीतिक दृष्टिकोण से, कांग्रेस के विपक्ष कह रहा है सिरे से खारिज करते हैं, और जनता सर माथे बिठा रही है। ये एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन। देखिए, मोटे तौर पर सिरे से तो खारिज नहीं किया जा सकता। सरकार ने, जैसा कि मैंने कहा है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश की छवि बनी है, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक में भी छवि बनी है। लेकिन कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हमको स्वागत करना चाहिए और हम करते हैं।
लेकिन उनके स्वागत के साथ साथ उसका विकल्प हमारे पास रास्ता बनाना चाहिए। वो कहीं ना कहीं वो बेरोजगारी वाला विषय है। बेरोजगारी वाले विषय पर सरकार को, जैसे एआई को हमने लिया है, टेक्नोलॉजी हमने लिया है, डिजिटलाइजेशन हमने किया, बैंकों से लेकर के सारा कुछ हुआ, तो इससे कहीं ना कहीं जो, चूंकि हम अमेरिका और ब्रिटेन जैसे नहीं है कि हमारे यहाँ आबादी कम है और काम ज़्यादा है, हमारे यहाँ आबादी ज़्यादा है और काम कम है, उसके कहीं ना कहीं सरकार को विकल्प के रूप में विचार करना चाहिए था। उस एक मुद्दे पर मैं चाहता हूँ सरकार अगले नए, अब आज 11 साल हो गए हैं, जब वो 12वां साल शुरू करे तो कहीं ना कहीं नौजवानों की प्रतिभा का उपयोग हो और उनके रोजगार वाली जो समस्या है उसकी तरफ वो ज़्यादा थोड़ा सा ध्यान दें, इसको देखें। और दूसरा, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को कमज़ोर करने का षड्यंत्र है, वो विज्ञापन के थ्रू भी हो सकता है, वो कई प्रकार से हो सकता है। पीढ़ी को उसकी मूल दिशा में काम करने के बजाय उसको भटकाने के जो षड्यंत्र हो रहे हैं वो बराबर चल रहे हैं। मैं समझता हूं इस तरफ सरकार को और ध्यान दिया जाना चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर के ये 11 वर्ष का जो है वो निश्चित रूप से भारत राष्ट्र की साख पूरी दुनिया में बढ़ी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो भारतीय जनता पार्टी अपने 11 सालों को बेमिसाल करार दे रही है। वो कह रही है कि ये डबल इंजन की सरकार है, हम एक पे 11 हैं, जबकि कांग्रेस कह रही है कि देश की 12 आज़ादी है, पूरी तरह से बदहाली है देश में। एक तरफ पूरी तरह से खारिज कर रही है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से उपलब्धि भरा कार्यकाल करार दे रही है, लेकिन जब हम देश की जनता की तरफ देखते हैं तो जनता मोदी जी को सर माथे पर बिठाए हुए है। मोदी जी का ये जो 3.0 कार्यकाल है वो चौका लगा पाएगा या नहीं, ये इससे साबित होगा। नरेंद्र मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी अपना सिरमौर बता रही है और कांग्रेस सिरे से खारिज कर रही है। देखना दिलचस्प होगा। IND एजेंडा में इतना ही। आप बन रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।